जय हिंद दोस्तों। एटीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रसायन अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ा था। कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी आगे हम पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जी हाँ, जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी होती हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके और एक परिभाषा होते हैं, उस परिभाषा को भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जी हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का संयोग हो जाता हो तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसके उदाहरण को अगर हम लोग देखें तो इसके उदाहरण हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। जी हाँ, कार्बन के साथ क्या संयोग कर रहे हैं तो कहेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? तो हम लोग कहेंगे ये अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। अगर उसी प्रकार अगले उदाहरण को देखें तो अगला उदाहरण हो जाता है सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस अभिक्रिया में पढ़ा है कि जो तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो वो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला उपचयन या अवकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की परिभाषा होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उन्हें उपचयन अभिक्रिया कही जाती है। जी हाँ, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसके नेक्स्ट अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती थी, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहे जाते थे। परंतु इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसके और एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को अगर हम लोग पढ़े तो हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। जी हाँ, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी तत्व या यौगिक संयोग करेंगे तो वो हमारा अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे। इसके उदाहरण को देखें तो इसके उदाहरण में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग कर रहा है तो जल का निर्माण कर रही है। अब कहेंगे कैसे सर? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो संयोग क्या हो रही है, तो कहेंगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन संयोग हो रही है, तब ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो कहेंगे उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर नेक्स्ट उदाहरण को देखें तो नेक्स्ट उदाहरण हमारा आ जाता है CuO के साथ हाइड्रोजन। CuO के साथ हाइड्रोजन जब संयोग कर रही है तो Cu प्लस में H2O का निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों ने सीखा, तो कहेंगे क्या सर सीखे? तो आया गया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया में या उपचयन अभिक्रिया में, उसमें हमें यह सिखाया कोई तत्व हो या कोई यौगिक हो, अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर जो तत्व या यौगिक हो जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है तो उन्हें हम उपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये दोनों अभिक्रिया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले अभिक्रिया के नाम होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ,
इसमें कोई अगर अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात इसमें ऊष्मा बाहर निकल जाएंगे। अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सर, तो कहेंगे कैसे सर? अगर कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और क्या बाहर निकल आते हैं, तो कहेंगे ऊष्मा बाहर निकल आते हैं। अगर ऊष्मा बाहर निकल गए तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए अगले अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अगले अभिक्रिया होते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अगर संयोग करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करेगा और उसमें ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो हम लोगों ने सारे रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया। आशा करता हूं आप लोगों को सारी अभिक्रिया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सारे अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे। बिंदुओं को देखते हुए फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी पढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया था। संयोजन या अभिक्रिया में हमें यह सिखाया गया था कि अगर कोई पदार्थ अभिकारक में दो रहेंगे और दो पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। जी हाँ, इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा तो इसे हम इस अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। इसके ट्रिक होते हैं, अगर कोई अभिकारक में पदार्थ दो हो और दो पदार्थ से एक ही पदार्थ का निर्माण होंगे, अगर दो पदार्थ से एक पदार्थ का निर्माण होता है तो उन्हें हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है। तो इस अभिक्रिया के रूल नियम ये होते हैं। इस अभिक्रिया में हमें यह सिखाया गया था कि अगर कोई अभिक्रिया या कोई तत्व संयोग करता है और संयोग करने के बाद दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण कर देता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ, अभिकारक में एक पदार्थ होंगे और अभिकारक में एक पदार्थ होने के बाद जब ये संयोग करेगा, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, अब भाग लेने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगले अभिक्रिया का नाम है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी, इस अभिक्रिया में हमने देखा था कि एक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अभिकारक में भाग लेता है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अब भाग लेने के बाद दल बदल वाला काम कर लेता है, आदान प्रदान वाला काम कर लेता है तो इसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जी, जैसे FeCuSO4 के साथ संयोग कर रहा है, संयोग करने के पश्चात FeSO के पास उठ के चले जाते हैं और Cu अलग हो जाते हैं। जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसके नियम को समझे तो नियम में हमें यह सिखाती है कि अगर कोई पदार्थ A है अब प्लस में कोई पदार्थ B और C है तो ये पदार्थ A उठकर C के पास चले जाएंगे और B अलग हो जाएगा। जब ऐसे नियम का इस्तेमाल हो, जब ऐसे नियम का उपयोग हो तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगला अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमें यह सिखाया था कि इसमें भी कोई पदार्थ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पास पहुंच जाते हैं और दूसरा पदार्थ तीसरे पदार्थ के पास पहुंच जाता है, तो इस प्रकार के आदान प्रदान होती है, तब हम इस अभिक्रिया को विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग के पास अगर कोई पदार्थ A हो या B हो, प्लस में B या
प्लस में सी या कोई डी पदार्थ हो तो ये ओ ए उठकर डी के पास चले जाएंगे। अभिक्रिया करने के पश्चात ए उठकर डी के पास चले जाएंगे तो ए डी का निर्माण हो जाएगा। अब फिर सी बी उठकर सी के पास चले जाएंगे तो ये हमारा BC का निर्माण हो जाएगा। जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगले अभिक्रिया होते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ ठोस रूप में हो और विलायक या विलयन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो वो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं। तो अगले अभिक्रिया को पढ़ेंगे। अगला अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अम्ल में हो और कोई पदार्थ भस्म में हो, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के पश्चात लवण का निर्माण कर देगा और साथ ही भी जल का निर्माण हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसके बारे में हम लोग सीखे तो हम लोग ये कह सकते हैं तो ये पदार्थ हमारे पास अम्ल है और अम्ल जो है ना भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो कहेंगे लवण का निर्माण कर रहा है। जब लवण का निर्माण करेगा और साथ ही साथ में जल का जब निर्माण हो जाएगा तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सीखेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने सीखा था जब कोई अभिक्रिया होंगे अब वो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती हो तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे होंगे। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दे रहा है तो इसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगला अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया आता है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हम लोगों ने यह सीखा जब कोई पदार्थ हो, जब कोई तत्व हो या जब कोई यौगिक हो, अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगी तो हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे होंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो जल का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगले अभिक्रिया होते हैं उपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जी हाँ, उपचयन या अवकरण अभिक्रिया में हम लोगों ने ये सीखा था जब कोई पदार्थ या कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो उसे हम उपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे होंगे। उदाहरण में CuO प्लस में H2 जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो आशा करता हूँ सारे अभिक्रिया को आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न होते हैं दहन किसे कहते हैं। जी हाँ, अब हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं या जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। हम लोग देखते होंगे कोई भी पदार्थ को जलाते हैं तो जलाने के उपरांत हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन के साथ जब कोई पदार्थ जलता है और जलने के साथ उसमें अगर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। जी हाँ, लकड़ी को अगर जलाने के लिए जाए तो लकड़ी को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है, उसे ही हम दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, सारे पदार्थ में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगी, तो इस प्रकार के पदार्थों को हम दहन कह सकते हैं। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होंगे। अगर सल्फर को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होंगे। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होंगे।
तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को और इस प्रकार के दहन की प्रक्रिया को हम दहन कहेंगे। जैसे कि अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगले प्रश्न, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इसकी परिभाषा होती है, दहन में जो पदार्थ जलता है तो उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इसके एक और परिभाषा होती है, ऐसे पदार्थ जो जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ न कुछ जलने के गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग पढ़े तो कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि, इन सभी पदार्थ में जलने या दहनशील का गुण होता है। इसे ही हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, आप लोग देखते होंगे जब हम लोग भोजन बनाते हैं या कोई भी चीज़ों को जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें पदार्थ की आवश्यकता होती है, और जो पदार्थ जलता है तो उसी पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो कहेंगे ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं तो उसे अदहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो जलते नहीं हैं। तो कहेंगे क्या है गुरुजी, तो कहेंगे पत्थर है, बालू है, ईंट है, ये सारे पदार्थ जलते नहीं हैं। पत्थर को हम कभी नहीं जला सकते, बालू को भी हम कभी नहीं जला सकते, ईंट तो खुद जलकर पदार्थ बनता है, तो ईंट को हम क्या जलाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम अदहनशील पदार्थ कहते हैं। अगले प्रश्न को अगर हम लोग पढ़े तो अगले प्रश्न, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो ये जो है प्रश्न जो है हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न को कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़े तो हम कह सकते हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें होती है। दहन माना सर, तो कहेंगे जितने भी पदार्थ, चीजें जो जलाते हैं उसमें दहन की प्रक्रिया होती है। तो जब दहन की प्रक्रिया होती है तो दहन में कुछ शर्तें होते हैं। पदार्थ कैसे जलेंगे, किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, कैसा पदार्थ रहेगा तब पदार्थ कैसे जलेगा, तो इस सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें पहला पॉइंट होता है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जी हाँ, अगर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो हमें मालूम करना होगा कि वो पदार्थ दहनशील में है या नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है दहनशील पदार्थ में हवा तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति। जी हाँ, अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उसमें हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर हवा और ऑक्सीजन की नहीं उपस्थिति रहेंगे तो वो पदार्थ कभी भी नहीं जलने वाला। अगर एक कागज को भी जलाने के लिए चले तो उस कागज में हवा और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होनी चाहिए, तभी वो कागज जल सकती है। तो इस प्रकार से इसके शर्तें होते हैं। अगले शर्त होते हैं ज्वलन का ताप की प्राप्ति। जी हाँ, अगर वो पदार्थ अगर जलना प्रारंभ कर रहा है तो अगर पदार्थ में ताप की प्राप्ति नहीं है तो वो पदार्थ कभी भी नहीं जलेगा। जैसा कि आप लोग को हम बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर कच्चे लकड़ी को जलाना प्रारंभ करे तो कच्चे लकड़ी में जल्द आग नहीं पकड़ती, उसे गर्म करना पड़ता है। गर्म होने के बाद वो लकड़ी में आग पकड़ती है। तो ये सारे दहन के शर्तें होते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। इसकी परिभाषा में सिखाती है, वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जी हाँ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे
कोयला, लकड़ी, प्लास्टिक, गोईठा, मिट्टी, पेट्रोल, ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे पदार्थ हमारा ज्वलन ताप के ही उदाहरण कहलाते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में सीखें तो दो महत्वपूर्ण बिंदुएं होती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। तो कैसे होती है कोयला का ज्वलन ताप सबसे अधिक, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में अगर हम लोग सीखे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अगर कोयला में आग लगाया जाए तो जल्द आग नहीं पकड़ती। कोयला में ताप, कोयला गर्म होने के बाद उसमें आग पकड़ती है, इसलिए इसकी ज्वलन ताप सबसे अधिक होता है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को सीखे तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। अगर पेट्रोल में आग लगाए तो पेट्रोल में आग बहुत ही जल्द पकड़ लेती है, इसलिए पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। अगर प्रश्न को अगर हम लोग पढ़ें तो कह सकते हैं ज्वाला किसे कहते हैं। जी हाँ, ज्वाला किसे कहते हैं। तुम कहेंगे यह एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहा जाता है। जी हाँ, अब हम लोग सीखेंगे ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग कहेंगे ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और एक अदीप्त क्षेत्र। नीला क्षेत्र कहाँ होती है, काला क्षेत्र कहाँ होती है, दीप्त क्षेत्र कहाँ होती है, अदीप्त क्षेत्र कहाँ होती है। ये सारे पॉइंट को हम लोग इस फिगर के माध्यम से सीखेंगे। यह एक हमारा मोमबत्ती का चित्र है। इस मोमबत्ती में ये जो लगी हुई है, इस मोमबत्ती में धागा होती है और धागा को ही हम लोग बत्ती के नाम से घर की भाषा में जानते हैं। तो इस जलने पर ये जो हमारा मोमबत्ती जल रही है, जलने के माध्यम से 4 क्षेत्र का उत्पन्न होता है, जिसे हम नीला क्षेत्र और काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और एक अदीप्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। काला क्षेत्र हमारा जो निचला वाला भाग होता है, तो उस क्षेत्र को काला क्षेत्र कहते हैं। फिर उसी के बाद पास नजदीक में एक नीला क्षेत्र उत्पन्न होती है और एक अदीप्त क्षेत्र होती है जहां से प्रकाश नहीं निकलती, और एक दीप्त क्षेत्र होती है जहां से प्रकाश निकलती है। तो इस प्रकार से ज्वाला के प्रकार होते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अब हम लोग खाना बनाने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वे कहलाते हैं। तो हम कहेंगे तो खाना बनाने के समय जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो हमारा गैस एलपीजी कहलाते हैं। जी हाँ, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह जानते भी होंगे कि एलपीजी गैस सबके घरों में इस्तेमाल की जाती है। अगर हम लोग एलपीजी का पूरा नाम सीखे तो हम लोग कह सकते हैं एल फॉर लिक्विफाइड होती है, पी फॉर पेट्रोलियम होती है, जी फॉर गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर इसका हिंदी हम लोग सीखे तो हिंदी हम लोग कहेंगे द्रवित भूत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का ये पूरा नाम होता है। जो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एलपीजी के बारे में सीखे तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है, एलपीजी के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं, तो हम लोग कहेंगे एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन गैसों का मिश्रण होता है। जी हाँ, एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन गैस का मिश्रण किया जाता है। अगर हम लोग ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन के बारे में सीखे तो हम लोग ये अध्याय 4 या 5 अध्याय में हम लोग इसी किताब में सीख लेंगे। अब हम लोग इसके बारे में सीखेंगे तो इसके कहेंगे इसके प्रमुख अवयव कौन से होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं इसके प्रमुख अवयव ब्यूटेन होते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे तो अगले प्रश्न एलपीजी गैस किसे कहते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण होता है और इसके प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। ये जलने पर ऊष्मा प्रदान करती है जिन्हें हम एलपीजी गैस कहते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से दहन वाले पदार्थ जलने के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, उसी प्रकार से एलपीजी गैस को भी जलाने के साथ इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है, तो इसे हम एलपीजी गैस कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। लोहे को जंग लगाने से बचाने के उपाय को लिखें। जी हाँ, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो इस प्रश्न को अगर हम लोग सीखेंगे तो इस प्रश्न के बारे में हम कह सकते हैं तो कि लोहे में जंग लगने से बचाने के उपाय निम्नलिखित हैं। जी हाँ, हम लोग देखते हैं बहुत सारी दुकान से ऐसे हम लोग देखते हैं कि दुकान से बहुत सारे ऐसे लोहे को लाते हैं जो जिन्हें जंग नहीं होती, परंतु घर में रखने के बाद कुछ दिन के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। उसे बचाने के लिए उसके उपाय कौन कौन से होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे लोहे की वस्तु को पेंट करके उसमें जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगर लोहे की वस्तु में अगर हमारे पास हो तो उसमें अगर हम पेंट सही तरीका से कर दे तो लोहे की वस्तु में जंग लगना बंद हो जाएगा। अगला देखें तो लोहे की वस्तु को हवा तथा जल से दूर रखकर हम लोग लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है लोहे की वस्तुओं पर तेल या ग्रीस लगाकर लोहे की पर जंग लगना बंद करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाकर लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से ये सारी चीजें करने से हमारा लोहे में जंग लगना बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले प्रश्न आ जाता है भोजन के दुर्गंध होने से आप कैसे बचाइएगा। जी हाँ, आप लोग देखते होंगे घरों में या कहीं पर भी भोजन जब बना लेते हैं, भोजन बनाने के बाद सुबह का भोजन शाम होते होते वो दुर्गंध होना शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं भोजन जब सुबह बनाती हैं, सुबह बनाने के साथ जब हम शाम में उसी भोजन को देखते हैं तो वो भोजन दूषित हो जाती है और उससे अलग प्रकार की दुर्गंध आने लगते हैं। इसको बचाएंगे कैसे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे बचाने के निम्न उपाय होते हैं। इसे सबसे पहले फ्रीज में रखकर हम इस भोजन को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है भोजन को ऐसे बर्तन में रखें जिसमें वायु का प्रवेश ना हो। अगर हम वायु का प्रवेश होगा तो वो भोजन दूषित जरूर हो जाएंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न आ जाता है दहन के लिए हवा, ऑक्सीजन आदि गैसों की उपस्थिति क्यों होती है। तो हम लोग देखे थे कि दहन के लिए हवा, ऑक्सीजन और सारे ऐसे गैस होते हैं जिसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर ये सारे गैस नहीं होंगे तो कोई भी पदार्थ दहनशील कार्य नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कमरे में यदि मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़ दिया जाए तो वह जलती रहती है, किंतु शीशे के बर्तन में ढक देने पर वह थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। इसका कारण यह है कि ढक देने से उसे जलने के लिए हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए दहन की क्रिया के लिए हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। जी हाँ, हम लोग देखते हैं कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तुएं हो या कोई भी चीजें हो, अगर हम उसे जला रहे हैं और जलाने के साथ साथ अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो वो अच्छी तरह जलेगी। अगर उसी पे कोई चीजें अगर हम ढक दे या कोई बर्तनें ढक दे या कोई शीशे के बर्तन को ढक दे तो हमें कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो मोमबत्ती या कोई पदार्थ जलना बंद कर दिया हो। तो कहेंगे हम लोग जलने के लिए हवा और ऑक्सीजन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग दहन में ऑक्सीजन और हवा की अत्यंत जरूरत होती है। इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न अब समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।